नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग आज देखेंगे दूसरा पार्ट आपके संविधान सभा का विकास के बारे में। और संविधान सभा से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, हम कोशिश करेंगे जितने भी फैक्ट हैं उन सबको शामिल करें। और उम्मीद करते हैं कि आपने सबसे पहले पहला वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि बिना पहला वीडियो देखे संविधान सभा के इतिहास और विकास का जो पहला वीडियो हो उसको देख कर इस वीडियो में एंट्री करिएगा। पहले बता रहा हूं, नहीं तो आपको चीजें कम समझ में आएंगी, लगेगा अचानक से कहां से मास्टर बीच से शुरू कर देता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं जहां तक हो चुका है। और हमने पिछले वाले वीडियो में, पिछले वाली क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से भारत में संविधान सभा बनकर तैयार हुई, और यह बता दिया था कि भारत के लिए अब एक अलग संविधान सभा होगी और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा होगी। और यह भी चर्चा हमने किया था कि भारत में अंतरिम सरकार बन चुकी है, और वही अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 यहां पर लिखा हुआ है। जो हमारे स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं उन्हें हम यहां बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम पहले ही फिक्स हो चुका था, और ये जो चैप्टर होगा ये संविधान सभा का इतिहास एवं विकास का दूसरा चैप्टर, इतिहास एवं विकास का दूसरा चैप्टर होगा, सेकेंड चैप्टर। तो हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तो हो गया हिस्ट्री और सेकेंड हो गया डेवलपमेंट। सेकेंड हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने बताया कि 1946 में ही जब भारत आजाद होने वाला है, ये फील आ चुका है कि अब भारत आजाद हो जाएगा, क्योंकि भारत में संविधान सभा बनेगी, तो ये फीलिंग आ चुकी है कि भारत आजाद होने वाला है। तो आजादी से पहले, जैसे आज नई सरकार के गठन से पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहां भी सेम प्रोसेस होगा। और भारत के आजाद होने से पहले ही एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, जिसके हेड होंगे, इसे इंग्लिश में बोला जाएगा, इंग्लिश में यहां पर लिख दिया करूंगा, इसे हमने हिंदी में लिख लिया जिससे थोड़ा सा जल्दी हो जाए। इंटरिम, इसे बोला जाता है इंटरिम कैबिनेट, अस्थायी कैबिनेट, यानी कि एक कह सकते हैं काम चलाऊ सरकार। अस्थायी काम चलाऊ मतलब, क्योंकि आजाद होगा देश तो हमको एक सरकार चाहिए। और इसके हेड होंगे इसके प्रमुख होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, इसके हेड होंगे लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि अभी भारत आजाद नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। लॉर्ड माउंटबेटन इसके हेड होंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमारे होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो हमने यहां पे साफ साफ इंगित किया है, साफ साफ बताने का प्रयास किया है कि जो हमारा पहला कैबिनेट बना, जो पहली सरकार बनी, उसके कुछ प्रमुख लोग लिया है, सभी लोगों को हमने नहीं लिया है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेहरू जी क्या बने इसमें, हेड तो हो गए हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। नेहरू जी बन गए राष्ट्रमंडल, यानी कि कॉमनवेल्थ मामलों के और एक्सटर्नल अफेयर्स। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, आप जानते रहिएगा। कॉमनवेल्थ इसे कहेंगे कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, है ना, कॉमनवेल्थ कहते हैं। और पटेल जी बन गए गृह और सूचना एवं प्रसारण, यानी कि होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन गए हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार बलदेव सिंह हमारे बन गए डिफेंस मिनिस्टर। क्या बन गए, डिफेंस मिनिस्टर, ये बन गए डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री। जगजीवन राम हमारे बन गए लेबर मिनिस्टर, यानी कि श्रम मंत्री। इसी प्रकार से सीएच भाभा हमारे बन गए कार्य खान और ऊर्जा, यानी कि माइनिंग और एनर्जी से संबंधित जो हमारा मंत्रालय बना, माइनिंग एंड एनर्जी से संबंधित जो हमारा मंत्रालय बना, उसके हेड बन गए सीएच भाभा। आसफ अली ये रेलवे से संबंधित बन गए, रेलवे के मंत्री बन गए आसफ अली। राजगोपालाचारी शिक्षा और कला, यानी कि एजुकेशन और कल्चर,
के लिए यहाँ पर देखे जाएंगे, एजुकेशन एंड कल्चर के लिए, एजुकेशन एंड कल्चर के लिए देखे जाएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल भारत के पहले विधि मंत्री थे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, लॉ मिनिस्टर थे, और दूसरी बार देखा जाएगा कि ये नहीं रहेंगे और ये पाकिस्तान चले जाएंगे, वहां विधि मंत्री बन जाएंगे आजादी के बाद। इसीलिए इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जोगेंद्र नाथ मंडल का। और लियाकत अली हमारे पहले, स्वतंत्रता से पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे। तो ये स्वतंत्रता से पहले का हमारा इंटरिम ये कैबिनेट है, अस्थायी सरकार का गठन हो चुका था। जब 47 में हम आजाद हो गए, 47 में हम आजाद हो गए, तो आजादी के बाद हमारे पास ये पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मंत्रिमंडल, यानी कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल ये बना 1947 में, 1947। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर हमने विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर का नाम लिया है, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल की जगह पर अब यहां आ गए हमारे, यहां पर विधि मंत्री बनकर आए डॉक्टर BR अंबेडकर। सबसे पहला हमने नाम लिया। ऐसे कुछ नामों को हमने यहां पे शामिल किया है जहां पर उनके मंत्रालयों को चेंज किया गया है। अब यहां पर हेड होंगे हमारे, प्रधानमंत्री होंगे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर PM बन जाएंगे। और होम मिनिस्टर हमारे बन जाएंगे, होम मिनिस्टर बन जाएंगे, गृह और सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाएंगे। पिछले में भी थे, यहां पर भी हैं, लेकिन यहां पर हेड लॉर्ड माउंटबेटन अब यहां पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अब यहां पर ये भारत की सरकार है, वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करने वाली सरकार थी, आने वाले समय में काम करने वाली, जिससे कि नई सरकार का जब तक सृजन हो तब तक वो काम करती रहे। और ये आजादी के बाद की पहली सरकार है। तो होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां पर कौन है? यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा, एजुकेशन के लिए आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? एजुकेशन में आपको दिखाई पड़ेंगे यहां पर अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम ना समझिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर यहां पर आपको चेंज दिखाई पड़ेंगे, लियाकत अली खान पहली बार थे, और यहां पर है RK षणमुखम चेट्टी, RK षणमुखम चेट्टी यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले यहां पर स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, और लेबर मिनिस्टर में आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं जगजीवन राम। नेक्स्ट आगे यहां पर सर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, यहां पर रेलवे और परिवहन, पिछली बार आपने देखा था आसफ अली का नाम, यहां पर आपने देखा जॉन मथाई का नाम रेलवे में, और CH भाभा यहां पर कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में, कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में शामिल थे। ये नई सरकार है। तो दो तरह के कैबिनेट, एक आजादी से पहले और एक आजादी के बाद। अब आते हैं जो हम संविधान सभा पे चल रहे थे, अब देखते हैं संविधान सभा में आगे कौन कौन से काम होंगे। अब भारत की संविधान सभा बन चुकी है। अब आते हैं हम भारत की संविधान सभा। अब भारत की संविधान सभा की बहुत सी बैठकें हुई। भारत की संविधान सभा, पाकिस्तान की संविधान सभा अलग हो गई, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में आपको पढ़ने का प्रयास करना है। असेंबली, भारतीय संविधान सभा के बारे में आपको पढ़ने का प्रयास करना है कि क्या है भारतीय संविधान सभा। अब भारतीय संविधान सभा जब बनकर तैयार हो गई तो उसकी मीटिंग शुरू हो गई, मीटिंग शुरू हुई, और एक एक पूरा सेक्शन बनना शुरू हुआ कि कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी समितियां बनेंगी, क्योंकि एक बड़ा काम करना है। अब ये संविधान सभा में सबसे पहली बैठक, और पहला क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। संविधान सभा के कार्यों से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट सिटिंग ऑफ
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक, और ये हुई 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में क्या क्या चीजें हुई, सबसे पहले जब भी कोई बैठक होगी, जब भी कोई मीटिंग होगी, हम कोई संगठन बनाएंगे तो संगठन में सबसे पहले हम एक को मुखिया बनाएंगे। तो यहां पर एक इंटरिम हेड बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष इसके बनाए गए। इंटरिम प्रेसिडेंट आप बोलेंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट या इंटरिम हेड बोल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। इसका अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यहां पर सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष बन गए। ये 9 दिसंबर 1946 की बात, यानी कि एक हमारा हेड यहां पर चुन लिया गया है और वो है सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे सबसे पहले संविधान सभा की बैठक में एक अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया कि इन्हीं के चेयरमैनशिप में सभी लोग काम करेंगे। और 2 ही दिनों के बाद 11 दिसंबर के दिन, 2 ही दिन, यहां पे 9 दिसंबर और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की 1946 में। 1946 में ये सेकेंड सिटिंग होती है संविधान सभा की, सेकेंड सिटिंग है, यानी कि दूसरी बैठक है, सेकेंड सिटिंग है, दूसरी बैठक है। और सेकेंड सिटिंग में यहां पर आप देखेंगे, आपको दिखाई पड़ेगा, दूसरी बैठक में आपको दिखाई पड़ेगा कि यहां पर हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। यहां पर स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे, तो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट, यहां पर परमानेंट प्रेसिडेंट हमारे कौन बनेंगे, तो परमानेंट प्रेसिडेंट, स्थायी अध्यक्ष हमारे बन जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बन जाएंगे परमानेंट प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और यहां पे वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी दिखाई पड़ेंगे, एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी, मुखर्जी। और साथ ही एक काम और यहां पर होगा, एस.सी. मुखर्जी बन गए वाइस प्रेसिडेंट। एक काम और होगा यहां पर, संविधान सभा के सलाहकार, यानी कि यहां पर एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सलाहकार यहां पर कौन बनेंगे, तो संविधान सभा के यहां पर जो सलाहकार बनेंगे उन्हें आप देखेंगे संविधान सभा के सलाहकार। तो यानी कि कह सकते हैं एडवाइजर, एडवाइजर, एडवाइजर ऑफ, एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सलाहकार यहां पर बनेंगे सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव। और कहा जाता है कि संविधान सभा का प्रारूप, यानी कि सैंपल, सैंपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय, हैज बीन represented by, has been represented by, represented by, represented by बी.एन. राव। संविधान सभा का जो, संविधान का जो प्रारूप सौंपा, जो इन्होंने नमूना दिया, मसौदा जिसे कहा जाता है हिंदी में, संविधान का मसौदा जो उन्होंने तैयार किया वो थे बी.एन. राव कि संविधान कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या सिस्टम होगा इसके लिए। तो ये सलाहकार बनाए गए बी.एन. राव, जो कि अच्छे ज्ञानी थे संविधान। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो समितियां बनेंगी वो अलग होंगी, उसके बारे में आप समझिएगा। यहां पर ये एडवाइजर हैं, यानी कि संवैधानिक सलाहकार हैं,
संवैधानिक सलाहकार, आप ऐसे समझ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार, सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। ये काम हो गया 11 दिसंबर को, 2 दिन के बाद। इसके बाद 13 दिसंबर को फिर एक बैठक हुई, क्योंकि अब एक स्थायी प्रक्रिया बनकर तैयार हो गई। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बन गए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन गए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बन गए। अब एक और बैठक होगी, तीसरी ना कहें क्योंकि बैठकें तो बहुत सी हुई हैं, लगभग काउंट किया जाएगा तो 100 से ज्यादा बैठकें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जो मेन बैठकें जहां पर बड़े निर्णय लिए गए, उसमें तीसरी बैठक आपको दिखाई पड़ेगी 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि फिर से 2 दिन के बाद, 9, 11, 13, 2 का अंतर है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, 13 दिसंबर। और यहां पर क्या आता है, यहां आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यहां क्या आता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब यहां पर आता है उद्देश्य प्रस्ताव। यहां पर क्या आता है बच्चे, यहां पे आता है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव रिटन एंड प्रिपेयर्ड रिप्रेजेंटेड बाई, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया और उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ऐसा नहीं कि पापा से लिखवा के लेकर चले जाएंगे, ये वाला सिस्टम नहीं था। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, यहीं से तमाम चीजों को सीखना है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऐसे उद्देश्य, सच अ काइंड ऑफ targets are objectives set for constitution, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको संविधान में शामिल किया जाएगा, ऐसा क्या क्या है जिसको संविधान में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं। तो सच काइंड ऑफ टारगेट्स आर ऑब्जेक्टिव सेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्या क्या है जिसको संविधान में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो संविधान में शामिल करने का जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा ऐसे सभी तत्व जिससे संविधान चले, जिससे सबसे बेहतर हो सके, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में वे सभी बातें शामिल की गई जो भारत के संविधान की रूपरेखा थी, जो भारत में शामिल करना एसेंशियल था। ऐसे सारे एलिमेंट इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थे और यह माना जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के ही तमाम अंशों को मिलाकर, तमाम पार्ट्स को मिलाकर, ये इसी ऑब्जेक्टिव को मिलाकर हमारी प्रस्तावना तैयार की गई, जिसे हम लोग बोलते हैं उद्देशिका, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ पा रहे होंगे। तो उद्देशिका हमारे इस तरह से बनकर तैयार हुई। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो पेश किया गया संविधान सभा में, उद्देश्य प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई अच्छे से कि ये चीजें, यानी कि जितनी भी बातें थी कि संविधान में क्या क्या शामिल होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा कि नहीं होगा, यानी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, सोवरेन स्टेट होगा, यानी कि वो किसी प्रकार के दबाव में नहीं आएगा, भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला देश होगा भारत में रिपब्लिकन स्ट्रक्चर होगा, भारत में गणतंत्र गणराज्य होगा। ये सारी बातें उस प्रस्तावना में, यानी कि इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में लिखी हुई थी। जितनी बातें हैं, चाहे वो इक्वलिटी के तत्व हों, यानी कि समानता के तत्व हों, चाहे वो न्याय की बात हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता जो 5 प्रकार की दी गई है, यानी कि जो राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू वर्शिप है, जितनी चीजें हैं, चाहे वो राइट टू बिलीफ है, जितना भी विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये इन सब का सोर्स आपका है, इसका सोर्स, इसका स्रोत है
उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 की जो संविधान सभा की बैठक हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन has been accepted, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में जितने भी प्रपोजल दिए गए थे, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, स्वीकरण दे दिया गया, स्वीकृति मिल गई। ये तो हो गई संविधान सभा की बैठकों की बात, ये 4 बातें आई। अब यहीं पर आपको समझ लेना है तमाम चीजें, यहां से कैसे समझना है, यहीं से फ्लोरिश होगा आपका पूरा संविधान। फ्लोरिश होगा मतलब यहीं से विकसित होगा, डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखो ध्यान से सभी लोग इसको नोट करना, इसको कोशिश करना कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। यहां से मैं आपको एक संविधान का वृक्ष दे रहा हूं, और इस संविधान का वृक्ष लगाना सभी लोग, और निश्चित रूप से आप लोगों को संविधान पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, जितना भी टेंशन है वो सब दूर हो जाएगा। इसकी जो जड़ है, ये जो रूट्स दिखाई पड़ रही हैं, जड़ें, ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों को ही कहा जाता है, यही है आपकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, OR, उद्देश्य प्रस्ताव। हिंदी वाले क्या समझेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव। इसकी जड़ में क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। एक संविधान रूपी जो वृक्ष है, उसकी जड़ में है उद्देश्य प्रस्ताव। जड़ के बाद जो उसका तना दिखाई पड़ रहा है आपको, ये जो तना दिखाई पड़ रहा है, इस वृक्ष का जो तना आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तना आपका है प्रियम्बल, क्योंकि इसी से विकसित हुआ है आपकी प्रस्तावना। प्रस्तावना का विकास इसी से हुआ, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, प्रियम्बल इंग्लिश में कहते हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना का जो विकास हुआ, ये यहां से हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब ये जो पूरा का पूरा वृक्ष का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं बातों पर पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि संविधान ये पूरा का पूरा वृक्ष है। ये पूरा का पूरा वृक्ष क्या है? संविधान है। इसे बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत से स्टूडेंट जो इस टेंशन में पड़ जाते हैं कि कुछ चीजें जो संविधान में नहीं रहती हैं, बहुत सी विधियां ऐसी हैं जो संविधान पूर्व विधियां हैं, क्या वो संविधान का भाग नहीं है? तो वो कैसी विधि? जितनी भी विधियां हैं, अब वो सब चाहे पहले की बनी हो, चाहे आज की बनी हो, चाहे बनने वाली हो, और चाहे भविष्य में बनेंगी, एकदम सिंपल तरीके से समझो, कोई भी संविधान से असंगत नहीं होगा। इसका मतलब संविधान के जो मूल भाव हैं, जो इसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की मूल बातें हैं, उसका कोई वायलेशन नहीं करेगा। अब चाहे जितने जो पहले के बने हुए हैं, जैसे 1860 का आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, हालांकि अब इसका नाम चेंज होगा, लेकिन यहां पर अभी नहीं चेंज हुआ है तो हम बता दे रहे हैं। अभी इसका नाम जो कहा गया है कि अब ये आईपीसी का नाम बदलेगा और इंडियन पीनल कोड की जगह पे यहां पर आईजेसी बन सकता है, यानी कि न्याय संहिता बनेगा, जस्टिस कोड बनेगा। ठीक है ना? तो आईजेसी भी आप समझ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। चाहे सीआरपीसी हो, अपराध विधि संहिता, चाहे आपका सीपीसी हो, सिविल प्रोसीजर कोड, चाहे आपके साइबर क्राइम हो, साइबर जितनी भी कोड हो, साइबर नियमावली हो, चाहे आपका वीमेन्स से संबंधित कोई अलग से नियम हो, चिल्ड्रन से संबंधित कोई अलग से नियम हो, वीमेन्स एंड चिल्ड्रंस एक्ट कह सकते हैं, जितने भी हैं, जितने भी बाहर से एक्ट हैं, जो कुछ भी लिखा जाएगा, चाहे कोई पार्लियामेंट्री एक्ट हो और उसे
नहीं शामिल किया गया हो संविधान में, पर वो संविधान की भावना से असंगत नहीं है, बाहर नहीं है, विरोध नहीं करता है, कॉन्ट्रेरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, विरोधी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, एकदम संविधान की भावना को मानते हुए आगे बढ़ रहा है, तो कोई पार्लियामेंट्री एक्ट, संसदीय अधिनियम, ऐसे जो भी कुछ है आज का है, जो बनेगा फ्यूचर में, वो भी संविधान का ही भाग माना जाएगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अब जरूरी तो नहीं संविधान में रहेगा, लेकिन संविधान विधि के साथ उसको पढ़ा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ उसको पढ़ा जाता है, वो भी एक प्रकार से, क्योंकि संविधान एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, संविधान ये सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी कि उसमें जो भी लिख दिया वो भारत में एक विधि की तरह काम करेगा। ऐसे बहुत से रूल्स रेगुलेशन हो सकते हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूल हो, चाहे कॉमर्स इंडस्ट्री के रूल हो, चाहे टैक्सेशन का सिस्टम हो, रेवेन्यू का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी नियम बनाएंगे वो संविधान से बाहर नहीं जाएगा। उसका इसेंस, इन सभी लॉ का इसेंस, यानी कि इसेंस ऑफ लॉ, इसेंस ऑफ लॉ, इसेंस ऑफ लॉ, ऑफ लॉ नॉट कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी विथ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से असंगत या विरोधी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं होगा संविधान में, सब कुछ शामिल होगा, इसको आप जानते रहें। बात समझ पा रहे हैं? यहां से आपको और बेहतर आज समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियरिटी हो गई होगी कि वाकई संविधान उद्देश्य प्रस्ताव इसकी जड़ में है, प्रियम्बल इससे आगे है, और इस तरह से पूरा संविधान बना। और जितनी विधियां चाहे बात की हैं, चाहे आज की हैं और चाहे बनेंगी, वे सभी इसी पर डिपेंड होंगी, उनके इसेंस में, उनकी आत्मा में संविधान ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद संविधान बनकर तैयार होगा, आप सबको पता है कि संविधान बनकर तैयार होगा, और तैयार से पहले संविधान का 3 बार वाचन किया गया, यानी कि देयर वाज 3 रीडिंग्स, देयर वाज 3 रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के 3 वाचन किए जाएंगे, 3 वाचन किया जाएगा, 3 बार संविधान को पढ़ा जाएगा, 3 वाचन किया जाएगा संविधान का। अब इसकी डेट आप सोच रहे हैं कि पूछेगा, इसकी डेट नहीं पूछेगा, इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार अगर पूछ लेता है कि 3 बार वाचन कब किया गया, तो इसमें कोई बहुत तुर्रम खां बनने वाली बात नहीं। हाँ, क्या क्या किया गया, पहले जो रीडिंग में किया गया, जो बाद में किया गया, तो उसमें क्या क्या किया गया, ऐसा अगर पूछता है तो शायद आपसे पूछा जाए, लेकिन वाचन से बस 3 वाचन किया गया, इतना जानना आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा में और भी काम हुए, लेकिन हम सभी लोग ये चीज जानते रहे, क्योंकि फैक्ट है, नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे कि सर ने बताया ही नहीं। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में आपका संविधान बनके तैयार हो गया, 18 दिनों में आपका संविधान तैयार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, संविधान बना, जिसे आप 3 साल में जनरली 12 दिन कम कह सकते हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। और जो संविधान बना तो इसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे, इसमें 8 अनुसूचियां थीं, यानी कि 8 शेड्यूल्स, और 395 अनुच्छेद थे। इनकी इंग्लिश में हम लिख देंगे, इंग्लिश भी लिख देंगे, जिससे आप लोग टेंशन मत आइएगा। 395 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल, शेड्यूल्स, ये हैं शेड्यूल्स, और ये है पार्ट, 22 भाग। लेकिन ये क्या है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये मूल प्रति है संविधान की, संविधान की मूल प्रति यहां से संबंधित है। इसके बाद इसमें जो परिवर्तन हुआ, उसमें अभी तो भाग तो 22 बने हुए हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि 25 भाग, नहीं, जो 25 आपको दिखाई पड़ते हैं
वो भागों के बीच में 25 अध्याय हैं, 25 लेसन ये भाग में हैं। ये जो 25 लेसन्स आपको दिखाई पड़ते हैं, ये लेसन्स इंक्लूडिंग पार्ट्स हैं। भागों में 25 भाग, 25 अध्याय बनाए गए हैं, ये आप जानते रहिएगा। ये कभी मत सोचा करिए कि ये 22 से बढ़ के 25 हो गए हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे शेड्यूल्स 8 के जगह पर कितनी हो गई, तो यहां हो गई 12, यानी कि 12 शेड्यूल्स हो गई। यहां पर 12 अनुसूचियां हो गई, 12 शेड्यूल्स हो गई। और यहां जो संविधान संशोधन होता जा रहा है, तो आर्टिकल्स की संख्या ये लगातार जो बढ़ रही है, तो ये मोर देन 460 के आसपास आज देखा जाएगा, 464 के आसपास ये घटता बढ़ता रहता है। इसलिए यहां से ये डेवलपिंग नेचर का है, इसलिए यहां से एक मोटा हम कंसेप्ट बनाते हैं, इसे हम रटने का प्रयास नहीं करते हैं। डेवलपिंग नेचर है, बदलता रहेगा। आज आपने पढ़ लिया 464, तो कल बढ़ के हो गया 465। संविधान सभा की बैठक, संविधान की बैठक हुई, आपकी संसद की बैठक हुई और एक नया कानून आ गया। तो इस तरह से ये हो गया कुछ और इसकी फैक्चुअल बातें। अब क्या संविधान सभा में इतने ही काम हुए? नहीं, संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे। तो अदर वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अदर वर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और क्या क्या संविधान सभा में हुआ? संविधान सभा में और क्या क्या हुआ, तो हम जानते हैं संविधान सभा में कुछ समितियां बनी, यानी कि संविधान सभा के अन्य कार्य, संविधान सभा के अन्य कार्य, अदर वर्क। एक तो हम जानते हैं समितियां बनाई गई थी, कमिटीज बनाई गई थी। कमिटीज से बार बार क्वेश्चन पूछता है, समितियां बनाई गई थी, कमिटीज, इसको हमें दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो श्योर है, लगभग एक आध पूछ ही लिया जाता है। और यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट यहां से आपको दिखाई पड़ेगा संविधान सभा में और जो जो कार्य हुए। जैसे सबसे पहला आता है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, नेशनल फ्लैग, राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्र ध्वज को अपना लिया गया है 22 जुलाई 1947 को, सबसे पहला काम। दूसरा जो आपको डेट याद रखना है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, यहां पर कई काम एक साथ हुए हैं, और वो है आपका 24 जनवरी 1950। लेकिन इससे पहले 1949 में एक और काम हुआ था कि 26 मई 1949, 26 मई 1949 को हम लोग यहां पर राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। किसके सदस्य बन गए? राष्ट्रमंडल, यानी कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप था, कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप था, कॉमनवेल्थ नेशंस यानी कि राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल देश, कॉमनवेल्थ नेशंस, राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल कहा जाता है, राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल कहा जाता है, राष्ट्रकुल या राष्ट्रमंडल कहा जाता है। इसके हम लोग बन गए यहां पर प्रमुख, हेड बन गए, मतलब यहां पे हम लोग सदस्य के रूप में मेंबर ले लिया। लेकिन ये मेंबरशिप क्या थी? मेंबरशिप के बारे में बड़ा विवाद होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंबर कैसे बने हैं, क्या समस्या आई है, क्यों मेंबर बन गए? क्योंकि जो कॉमनवेल्थ नेशंस का ग्रुप है, यह ये शो करने का प्रयास करता है कि जो जहां पर भी पहले ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ऐसे देशों को इस ग्रुप में शामिल किया गया था। इसका मुखिया बनता है ब्रिटेन। तो नेहरू जी के ऊपर कई लोगों ने आरोप लगाया कि आप कॉमनवेल्थ नेशन में क्यों शामिल हो रहे हैं। तो उन्होंने साफ साफ संविधान सभा में यह बताने का प्रयास किया कि कॉमनवेल्थ में शामिल होना, यहां इसमें जुड़ जाना, यह हमारी इच्छा पर है, हम जब चाहे इससे अलग हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की फोर्सिबिलिटी या बाध्यता नहीं है। तो लोगों को सेटिस्फाइड करने का प्रयास किया कि यह बिल्कुल ऐच्छिक है, किसी प्रकार से दबाव में लिया गया, इससे भारत की सोवेनिटी पर, भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समय बदल रहा है, हम किसी ग्रुप में रहेंगे तो उसका हमें जो बेनिफिट होगा, उसका जो मेरिट होगा, उसका जो प्रॉफिट होगा, वो हमें मिलेगा।
अब देखिए इल्जाम तो तरह तरह के लगते रहेंगे जब भी आप काम करेंगे। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो ये मान कर चलिए कि इल्जाम आपको झेलना पड़ेगा। आप सफाई देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कई बार तो जब तक हम सिंपल रहे हमें सफाई तो नहीं देनी चाहिए, मुझे जहां तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालांकि आगे एक डेट और इंपॉर्टेंट, और वो है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी, देखिए यहां पे फैक्ट थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है। 24 जनवरी 1950 यहां पर कई काम हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहला तो आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, यानी कि एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को शामिल कर लिया गया, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया, धारण कर लिया गया 24 जनवरी 1950 को। और यही वो डेट है जब हमारे यहां फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, और ये बन गए, हम सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले मुखिया बने, पहले राष्ट्रपति बने, इसी डेट पर बने, इसको जानते रहिएगा। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, सॉन्ग का मतलब राष्ट्रगीत, इनके बारे में भी आपको ध्यान से रखना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो राष्ट्रगान बहुत से लोग इसी का अंतर नहीं जानते हैं, ऐसे पढ़ाई करोगे तो कैसे काम होगा। नेशनल एंथम का मतलब, नेशनल एंथम वही है जिसे हम कहते हैं जनगण मन, और इसे बनाया है, आप जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा था अपनी पुस्तक जो गीतांजलि जो इनकी पुस्तक है, यहां से लिया गया है इसे। और खास बात जानिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दो देशों का नेशनल एंथम दिया है, इंपॉर्टेंट है, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने क्या दिया है, तो बांग्ला का जो नेशनल एंथम दिया है वो है आमार सोनार बांग्ला। आपने स्वदेशी आंदोलन में पढ़ा होगा, आमार सोनार बांग्ला, और यही इनका बन गया नेशनल एंथम, इसी से बना है नेशनल एंथम, दो देशों का नेशनल एंथम देने वाले। और इस पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है, आप सभी लोग जानते होंगे, गीतांजलि पुस्तक के लिए। और आपका नेशनल सॉन्ग आपका है वंदे मातरम, ये नेशनल सॉन्ग है हमारा, वंदे मातरम। और वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय चटर्जी ने लिखा है। और पुस्तक का नाम है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है, इसको जानते रहिएगा, आनंद मठ से लिया गया है। ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए, कितने पैराग्राफ पढ़े जाते हैं, नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसका साइज किस रेशियो में होता है, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हमसे बनते रहते हैं, इन्हें भी हमें बिल्कुल सीक्वेंस में कि 3:2 का उसका रेशियो होता है, ये सब हमें रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा संविधान सभा से जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है समितियों से। कहां से बन सकता है, समितियों से, समितियों ने लिख के, यहां पर हम समितियां लिखते हैं, कमिटीज। और कमिटीज से आप देखते होंगे कई प्रकार के विवादास्पद क्वेश्चन भी यहां से बहुत बार बनते हैं, कमिटीज हमने लिख दिया, समितियां।
समितियों में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बनाना है, बहुत सिंपल से तरीके से आपको पढ़ने का प्रयास करना है। समितियां कभी समाप्त गलत नहीं होंगी। पहले जैसे नाम लिख लिया आपने JL नेहरू प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि संविधान सभा में बड़ी छोटी मिलाकर बहुत सी समितियां बनी थी। ऐसे देखा जाएगा तो लगभग 23 से ज्यादा समितियां थी। उसमें से इंपॉर्टेंट, अब जैसे नेहरू जी हैं तो मुख्य रूप से 2 समितियों में इनको प्रेसिडेंट के रूप में रखा गया था। एक था आपका सबसे पहला संघ शक्ति समिति, यानी कि यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, पावर्स कमेटी, यानी कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष रखा गया। और दूसरा संघ शक्ति समिति, दूसरा संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, यानी कि संघ संविधान समिति। इन दोनों के प्रमुख, संघ संविधान समिति, संविधान समिति, इन दोनों के प्रमुख कौन रहे? नेहरू जी रहे। सेकंड आपका आता है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के साथ आपको दिखाई पड़ेगा दूसरा अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। इंग्लिश में भी हम बता देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, सब कुछ इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन इंग्लिश बताने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, बताने में क्या टाइम लगेगा, सिंपल समझिए। ये है फंडामेंटल राइट्स कमेटी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। और ये आपका दिखाई पड़ रहा है माइनॉरिटी कमेटी, अल्पसंख्यक का मतलब माइनॉरिटी कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी। कमेटी हमने लिखा हुआ तो कमेटी कमेटी बार बार नहीं। और ये है प्रांतीय संविधान तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ऐसे समझना है। इन तीनों के हेड होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा प्रारूप समिति के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। और इसके बारे में बारंबार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कितने सदस्य थे इसमें? इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनके साथ इनको मिलाकर कुल 7 सदस्य हैं। इनको छोड़कर अगर इनको अध्यक्ष मान लिया जाए, इसमें 6 सदस्य हैं। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनको मिलाकर और इनको छोड़कर कितने सदस्य थे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन, एक झंडा समिति आपने देखा होगा, फ्लैग कमेटी से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। और आयोग की जो मान्यता है इस फ्लैग कमेटी से, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्लैग कमेटी में आप इस तरीके से, आयोग की जो मान्यता है, एक नाम आता है जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, और एक नाम आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको क्या करना है, यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि स्थायी समिति जो थी, जो मुख्य इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जो इंपॉर्टेंट समिति है, इंपॉर्टेंट या स्थायी, परमानेंट भी कह सकते हैं आप, परमानेंट स्थायी समिति जो है, उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जेबी कृपलानी जो है, ये आपको अध्यक्ष के रूप में, यहां पर आप एडहॉक कमेटी कह सकते हैं। एडहॉक यानी कि तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी यानी कि तदर्थ समिति, ऐसा आयोग का मांगना है। जबकि ज्यादा से ज्यादा इसको उल्टा दर्शाने का प्रयास किया जाता है, पर क्योंकि कमीशन इसी को इस तरह मानता है, इसलिए आपको इस तरह से दिमाग में रखना चाहिए। समितियों से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और कभी कभार पूछा जाता है कि
संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं, 15 वीमेंस उस समय संविधान सभा में शामिल थी। ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत से फैक्ट संविधान सभा से आपसे शामिल किए जाते हैं। तो यहां से हम लोग इस पूरे सेशन को, अब संविधान सभा के बारे में हमने 2 वीडियो में आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया है। अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहां जरूरत होगी वहां पर थोड़ा सा पास करके रुकिएगा, समझिएगा। और अब अगली वीडियो में हम आपको संविधान में प्रवेश दिलाएंगे। एक फैक्ट और रहेगा जो आपसे बताएगा कि कैसे कैसे कहां कहां से हमने संविधान लिया। तो उसके कंसेप्ट के साथ, कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। निश्चित रूप से यहां से आप लोगों को दोनों वीडियो के माध्यम से इतनी सहायता जरूर मिलेगी कि आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है और कैसे हमें पूरे के पूरे प्रकरण को दिमाग में रखना है। यहां से आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, समझ में आएगा। तो आज की क्लास को इसी के साथ हम समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहेंगे, समाप्त करेंगे। और अगले क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, अगले कंटेंट के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।